गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक रहेगा न्यायपालिका। ठीक है, चलिए। तो आज हम लोग न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सबको पता होगा कि हमारे देश में संविधान में न्यायपालिका के बारे में दो बातें बताई जा रही हैं। एक ये कि संघ की न्यायपालिका या संघीय न्यायपालिका, ठीक है, और दूसरी हमारी राज्य की न्यायपालिका। ठीक है, जो संघीय न्यायपालिका है उसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, सर्वोच्च न्यायालय को पढ़ेंगे। ठीक, इसके इतर हमारी जो राज्य की न्यायपालिका होगी, ठीक है, स्टेट जुडिशरी, उसमें हम लोग पढ़ेंगे उच्च न्यायालय और साथ में पढ़ेंगे अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, चलिए, ये दो बातें हो गई। अब इन दोनों में हमको क्या क्या बातें पढ़नी है उसको आज हम लोग आइए आइए एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो आज का टॉपिक हमारा है वो है न्यायपालिका, है ना। तो अभी आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले ये चर्चा करेंगे कि न्यायपालिका के स्तर क्या-क्या होते हैं। सबसे पहले हम न्यायपालिका की भूमिका को जानेंगे, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है? कि कितने प्रकार की न्यायपालिका हमारे देश में एग्ज़िस्ट करती है। हमारे देश के बाहर की जो न्याय व्यवस्था उसके बारे में क्या चीज़ें हैं, ठीक है? और भारत में क्या क्या व्यवस्था है। दूसरी बात, जब उसके परिचय को हम जान लेंगे, फिर हम लोग आएँगे संघीय न्यायपालिका यानी कि फेडरल जुडिशरी के बारे में, फिर हम लोग जानेंगे सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। अब सर्वोच्च न्यायालय में हमको कितनी बातें पढ़नी हैं, वो बातें हम यहाँ पे आपको एक बार इसकी ब्रीफिंग यहाँ पे कर दे रहे हैं। जो सबसे पहला है, वो है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन कैसे होता है, ठीक है? और दूसरा हमारा ये रहेगा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, उसका अनुच्छेद क्या है, ठीक है? उसके तरीका क्या है नियुक्ति करने का। उसके बाद देखिए एक आता है ना कॉलेजियम, आपने बहुत नाम सुना होगा इसका कि कॉलेजियम प्रणाली हमारे यहाँ है। और दूसरा हमारा एक है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ठीक है? ये था, लेकिन अभी जो है अ, इसका जो अस्तित्व है वो समाप्त कर दिया गया है, ठीक है? इसके लिए एक प्रस्ताव पेश किया गया था, मगर इसको जो है समाप्त कर दिया गया है। फिलहाल जो भारत में स्थिति है वो कॉलेजियम प्रणाली की ही है, ठीक है? उसके बाद जो चौथी बात आती है वो आती है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात ही। जो न्यायाधीश हमारे होंगे आप सबको पता है, लेकिन उन न्यायाधीशों में भी एक होगा हमारा मुख्य न्यायाधीश। और ये सब हम किसके रेफरेंस में पढ़ रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं, ठीक है? चलो, पांचवी बात हम लोग जानेंगे कि न्यायाधीश बनने की अर्हता क्या है। जी, अगर आप लोग ये देखें, चलिए, तो आगे हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर 5, है ना? पॉइंट नंबर 5 पे लिखा है कि न्यायाधीशों की अर्हताएँ, मतलब उसकी योग्यताएँ क्या-क्या होंगी न्यायाधीश बनने के लिए। नेक्स्ट आपका है कि न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का है, ठीक? पॉइंट नंबर 7 है कि न्यायाधीशों को हटाने की क्या-क्या प्रक्रिया है। पॉइंट नंबर 8 कह रहा है कि वेतन और भत्ते। पॉइंट नंबर 9 क्या कह रहा है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। तदर्थ का मतलब क्या होता है? आप लोग सब लोग जानते हो कि एड हॉक पे रखा जाता है ना? एड हॉक को आप लोग सब जानते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं? तदर्थ बोलते हैं या कहते हैं संविदा पे, ठीक है? इस प्रकार से। 10वां पॉइंट है सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की भी हमें आवश्यकता पड़ जाती है, ठीक है? तो उनको भी कुछ दिनों के लिए रखा जाता है, उनके बारे में पढ़ना है। 11वां पॉइंट ये है कि कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति किस प्रकार होती है। और 12वां है पद की रिक्तता किस प्रकार से होती है, ठीक? 13वां पॉइंट ये है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है और ये बहुत बड़ा चैप्टर, मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और उसकी शक्तियाँ, है ना? सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत कौन-कौन से क्षेत्राधिकार आते हैं और कौन-कौन सी शक्तियाँ आती हैं, उनके बारे में हमने यहाँ पे 7 कैटेगरी बना रखी है, इसको आपको पढ़ना है। जैसे कि पहला है कि मूल या आरंभिक अधिकारिता, सेकंड आपका रिट अधिकारिता, और तीसरा आपका है अपीलीय अधिकारिता, नंबर 4 आपका सलाहकारी अधिकारिता, नंबर 5 आपका अभिलेख न्यायालय की शक्तियाँ, नंबर 6 है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियाँ, और नंबर 7 है अन्य शक्तियाँ व अधिकारिताएँ। और इसके बाद पॉइंट नंबर 14 है, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों में वृद्धि कैसे होती है। 15वां पॉइंट ये है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता कहाँ तक है। और उसके बाद एक और है फौजदारी और दीवानी कानून, ठीक? तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे इस टॉपिक में सर्वोच्च न्यायालय में हमको 16 पॉइंट्स पढ़ने हैं, ठीक है? और इन 16 पॉइंट्स को हम एक-एक करके देखेंगे। जब इतने पॉइंट्स हमारे हो जाएँगे, फिर हम लोग आएँगे कहाँ पे? अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? संघीय न्यायपालिका पढ़ा, तो जिसके अंतर्गत हम लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय पर हम लोग पढ़ लेंगे। और उसके बाद फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे राज्य की न्यायपालिका, तब उसमें पढ़ेंगे उच्च न्यायालय के बारे में, और उच्च न्यायालय के साथ क्या पढ़ेंगे? अधीनस्थ न्यायालय के बारे में, ठीक है? तो
तो ये कुछ बातें जो अभी तक आपको आपकी ब्रीफिंग हो गई। अब हम लोग जो है अपनी शुरुआत करते हैं आज की क्लास, जो कि हमारी न्यायपालिका के बारे में है। तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि आखिर न्यायपालिका होती क्या है, जो भारत के संदर्भ में, ठीक है, कितने प्रकार की यहाँ पे कितने सोपान में हमारी जो न्यायपालिका वो बटी हुई है, उसको देख लेते हैं। चलिए, तो आज की अपनी क्लास की हम शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी के का ही सेंटेंस है उसी से। देखो, न्यायपालिका के विभिन्न स्तर है ना, न्यायपालिका के स्तर कौन कौन से भारत में, हम उसकी पहले चर्चा कर लेते हैं। ठीक, चलो भाई, इसमें देखिए न्यायपालिका के विभिन्न स्तर हैं, है ना, आप सबको पता है। एक सर्वोच्च न्यायालय होता है, एक उच्च न्यायालय होता है और अधीनस्थ होते हैं, लेकिन इनका क्रम क्या होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। चलो, पॉइंट नंबर 1 देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि न्यायपालिका की संरचना के बारे में सबसे पहला पॉइंट है, न्यायपालिका की संरचना हमारे भारत में कैसे होती है। इसमें देखो जो पॉइंट लिखा कि भारतीय संविधान एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करता है। एकीकृत का मतलब क्या है? मतलब ये कि भारत में जितने भी न्यायालय होंगे वो सब एक के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई अलग अपने आप को बना ले, ऐसा नहीं होगा। जो भी होगा वो किसी के अंडर में रहेगा। ठीक है, सर्वो और इन सब में सबसे ऊपर कौन रहेगा? सर्वोच्च न्यायालय रहेगा। ठीक है, वही बात देखो आगे भी लिखा गया है। अब देखो ये सेंटेंस भी आपका एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय संविधान एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करता है। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस ही पूरा आपको याद कर लेना चाहिए। ठीक, इसका अर्थ यह है कि विश्व के अन्य संघीय देशों के विपरीत भारत में अलग से प्रांतीय स्तर के न्यायालय नहीं है। ऐसा न्यायालय नहीं है कि जो ये कहे कि मैं आपके सर्वोच्च न्यायालय से अलग हूँ। जैसा कि अन्य देशों में होता है कि वहाँ पर जो पूरे देश के लिए एक न्यायालय होगा और जो दूसरा होगा वो राज्यों के लिए न्यायालय अलग से होगा। ठीक है, जो राज्य का न्यायालय होगा वो अपने आप को बिल्कुल अलग बनाए रखेगा और जो केंद्र का होगा वो बिल्कुल अलग रखेगा। ऐसा विदेशों में होता है, जो अन्य जैसे कि आपका अमेरिका है। ठीक, लेकिन भारत में क्या है? भारत में ऐसा नहीं है। भारत में न्यायालय होंगे लेकिन वो किसी के अंडर में होंगे, अपने आप को अलग नहीं वो कह सकते। ठीक है, वही बात यहाँ पे लिखी गई है। भारत में न्यायपालिका की जो संरचना है वो पिरामिड की तरह है। अब देखो पिरामिड देखो ऐसे होता है ना भाई। ठीक है, ऐसे होता है आपका पिरामिड। तो जो ये सबसे ऊपर वाले पार्ट है, इसमें कौन होगा? इसमें आपका सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद जो आपका होगा वो हाई कोर्ट, है ना, एचसी हाई कोर्ट। उसके बाद हाई कोर्ट के नीचे का आपका क्या होगा? अधीनस्थ, है ना, सबऑर्डिनेट कोर्ट, जो आपके अधीनस्थ न्यायालय होंगे वो इस प्रकार से होंगे। तो सबसे नीचे कौन होगा? अधीनस्थ कोर्ट, है ना, जिसमें आपका जिला जिला एवं सत्र न्यायालय आता है, ये सब चीज़ें। उसके ऊपर कौन होगा? हाई कोर्ट होगा। राज्यों के हाई कोर्ट होते हैं ना, आप सबको पता है। और सबसे ऊपर कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय, या इसी को हम क्या बोलते हैं? उच्चतम न्यायालय भी बोलते हैं, या उसी को हम क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो भारत के की न्यायपालिका में है। ठीक, जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय तथा सबसे नीचे जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। नीचे के न्यायालय अपने ऊपर के न्यायालयों की देखरेख में काम करते हैं। देखिए, जो हमने ऊपर एक बात कही थी हमें एकीकृत वाली व्यवस्था, तो एकीकृत का मतलब यही है कि जो नीचे वाले न्यायालय हैं वो अपने ऊपर के न्यायालयों की देखरेख में काम करते हैं। ऐसा नहीं कि वो अलग से काम करें, नहीं, ये अपने ऊपर वालों की देखरेख में काम करेंगे। अब देखो जो इनका मॉडल है वो किस प्रकार से, सबसे ऊपर कौन है? उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद नीचे कौन है? उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट। उसके नीचे कौन है? जिला एवं सत्र न्यायालय। ठीक है, इस प्रकार से इसकी जो संरचना वो की गई है। क्लियर है? चलो भाई, अब इसके बाद हम लोग आगे अपना देखते हैं और वो हमारा होगा पॉइंट नंबर 2। ठीक, पॉइंट नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है? पॉइंट नंबर 2 में कहा जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों मतलब कि सुप्रीम कोर्ट और प्लस हाई कोर्ट, एचसी हाई कोर्ट, इन दोनों को मिला करके या इनको सम्मिलित रूप से उच्चतर न्यायालय यानी कि हायर जुडिशरी कहते हैं। तो वहीं पे उच्च न्यायालयों के नीचे सभी न्यायालयों को मिला करके क्या बोलते हैं? निम्नतर न्यायालय बोलते हैं, या न्यायपालिका बोलते हैं, या अधीनस्थ न्यायपालिका बोलते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में सबऑर्डिनेट जुडिशरी का निर्माण होता है। अब देखो, जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, जो आपका हाई कोर्ट है, इन दोनों को मिलाकर के हमने क्या कह दिया? उच्चतर न्यायालय। अब इनके अलावा जो हाई कोर्ट से नीचे की अदालत हैं, ठीक है, जैसे आपका हो जाएगा जिला एवं सत्र सत्र न्यायालय हो गया। ठीक है, इसके अलावा भी जो बहुत सारे बोर्ड हैं, जो बहुत सारे न्यास हैं, ठीक है, या ऐसे भी कुछ अर्ध न्यायिक संस्थाएं भी हैं, उन सबको हम मिला करके क्या बोलेंगे? अधीनस्थ न्यायपालिका बोलेंगे। ठीक, चलिए,
अब हम लोग देख लेते हैं पॉइंट नंबर 3। अधीनस्थ न्यायपालिका के कई उप स्तर भी पाए जाते हैं, जैसे जिला एवं सत्र न्यायालय। ठीक। पॉइंट नंबर 4 कह रहा है कि सभी निम्नतर न्यायपालिकाएं प्रशासनिक दृष्टि से उच्चतम न्यायालय के प्रत्यक्ष नियंत्रण में काम करती हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से बात समझिएगा। निम्नतर न्यायपालिकाएं, अब देखो निम्नतर जो न्यायपालिकाएं होंगी, जैसे कि आपका जिला एवं सत्र न्यायालय हो गया, ठीक है। अब इसमें भी दो पार्ट हो गया, एक होगा दीवानी वाला और एक हो गया आपका दूसरा जो होता है, ठीक, वो पार्ट। तो दोनों जो हैं, ये जो आपके सबॉर्डिनेट्स कोर्ट्स हैं, ये जो है निम्नतर न्यायपालिकाएं जो हमारी हैं, वो उच्च न्यायालय के अंडर में काम करेंगी, या मतलब उनके देखरेख में काम करेंगे। ठीक। अर्थात उच्च न्यायालय इसके निर्णयों की अपील सुनने के साथ साथ इसके इनके प्रशासन की भी निगरानी करता है। ठीक है। पॉइंट नंबर 5 ये है कि उच्च न्यायालय न्यायिक दृष्टि से सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होते हैं। अब देखिए ध्यान से, मतलब जो आपका ये जो नीचे वाला कोर्ट है, जो आपका सबॉर्डिनेट कोर्ट है, ये किसके अंडर काम करता है? हाई कोर्ट के। और हाई कोर्ट किसके अंडर काम करता है? सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, ये चीज। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालयों के निर्णय को बदला जा सकता है। इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि अगर कोई निर्णय उच्च न्यायालय ने दे दिया, उच्च न्यायालय कहाँ पे होता है? हर राज्य में होता है। हर राज्य में अपना एक उच्च न्यायालय होगा। और साथ ही भारत में ऐसे भी कुछ राज्य हैं जहाँ पे संयुक्त उच्च न्यायालय होता है। जैसे कुछ राज्य मिल करके भी अपना एक संयुक्त उच्च न्यायालय बना सकते हैं, ऐसा भी प्रावधान है। तो देखिए, इसमें ये कहा जा रहा है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो उच्च न्यायालयों के निर्णय को बदल भी सकता है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी पावर कौन सी है? सर्वोच्च न्यायालय की। अब जो उच्च न्यायालय वो उसके अंडर काम करता है। हो सकता है कि कोई ऐसी बात हो जो उच्च न्यायालय में कह दी गई हो, मगर जब आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो वो बात वहाँ पे गलत पाई जाती है या वो न्याय संगत नहीं होती है, तो उसको क्या करता है जो सर्वोच्च न्यायालय हमारा है, वह उसको बदल देता है। ठीक है, या बदल सकता है। दूसरी बात ये कि न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण भी किया जा सकता है। ठीक। किंतु प्रशासनिक स्तर पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। ठीक है। देखो यहाँ पर क्या होगा कि न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होगी वो सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से, जो उच्च न्यायालय है वहाँ पे थोड़ी मोड़ी हेरफेर हो सकती है। उनका उनका जो यहाँ से वहाँ ट्रांसफर वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन जो उनका प्रशासन है उसमें वो छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ठीक है। पॉइंट नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जान लीजिए कि जो न्यायपालिका के अलावा कुछ ऐसे अधिकरण भी हैं। अधिकरण का मतलब होता है ट्रिब्यूनल्स। इनको हम अर्ध न्यायिक निकाय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध न्यायिक निकाय कहते हैं, अधिकरण में आता है। इसका मतलब ये होता है कि यह भी बिल्कुल न्यायालय की ही तरह होता है, लेकिन इसमें न्यायालय की सारी शक्तियां मौजूद नहीं होती हैं। कुछ मामलों में ये जो है आपको दंड भी दे सकता है, आपको पे जो है कोई कार्रवाई भी कर सकता है, लेकिन अगर आप इसके निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो आप अपने कहाँ जाएंगे? उच्च न्यायालय में भी अपील कर सकते हैं। मतलब ये उच्च न्यायालय के नीचे की संस्था है। ठीक है, ये होता है अधिकरण। तो न्यायपालिका के अलावा कुछ अधिकरण भी किसी विशेष विभाग या विशेष अधिनियम से जुड़े मामलों को देखने के लिए स्थापित किए गए हैं, जिनका प्रावधान 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से भाग 14 के का में जोड़ करके किया गया है। और ये हमेशा हमेशा जहाँ पर भी मिलान करने की बात आएगी, वहाँ पर आपसे पूछेगा कि अधिकरण ये जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है या किस भाग में है। तो इसका भाग है 14 का, और अनुच्छेद कितना है? 323 का और 323 और 323 खा। ठीक है, ये जो है दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट और हमेशा आपके प्री में पूछे ही जाते हैं कि अधिकरण जो हमारा होता है वो अधिकरण वो संविधान में कहाँ पे उल्लिखित है। ठीक। तो यहीं आज जान लीजिए कि अधिकरण जो हमारा है वो 14 के का में। ठीक। ये जो है संविधान के भाग 14 के का में है, और इसके द्वारा और इसका जो अनुच्छेद है वो कितना है? 323 का और 323 खा के माध्यम से इसके बारे में बात कही गई है। और ये जोड़ा कब गया था? ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ये पॉइंट भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तुरंत आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा। हमेशा ये पॉइंट पूछा गया है। आप अपना पीवाई को उठा के देखेंगे तो आपको तुरंत मिल जाएगा। बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की। इसमें क्या कहा जा रहा है कि अधिकरणों की तरह कुछ आयोग, बोर्ड, फोरम कार्य करते हैं जिनकी कार्यशैली अधिकरणों से काफ़ी समान होती है। ठीक है। नौवां है कि न्यायपालिका के प्रयोगों से विकसित कुछ संस्थाएं, अन्य संस्थाएं भी हैं, जैसे लोक अदालत।
ये क्या है? ये न्यायपालिका का प्रयोग है, मतलब एक न्यायपालिका का छोटा भाई आप समझ सकते हैं, ठीक है? ये क्या है? ये छोटे से कोर्ट होते हैं, जहाँ पर आपके जो छोटे-मोटे मामले होते हैं, वो निपटा दिए जाते हैं। या कोई विशेष मामला होता है, जैसे आप नहीं कह सकते कि हमको जाना है फैमिली कोर्ट, ठीक है? जो आपके घर के मामले होते हैं, जिनके लिए बहुत ज़्यादा उच्च उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो उसके लिए जो छोटे-मोटे कोर्ट होते हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे आपका लोक अदालत हो गया, उपभोक्ता अदालत हो गया, अगर मान लीजिए आपके साथ कोई ठगी हो जाती है, कोई बेईमानी हो जाती है ना? तो वहाँ पर आप यहाँ पे जा सकते हैं। बाल एवं किसार के सॉरी बाल एवं किशोर न्यायालय होता है। हो सकता है कि 18 साल से कम के बच्चों से कोई गलती हो जाए, तो उसके लिए क्या कोर्ट है, तो उसके लिए इस तरह का कोर्ट बनाया गया है, बाल एवं किशोर न्यायालय बनाया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं, जब काम को बहुत तेज़ी से करना होता है किसी मामले पे, तो वहाँ पे इस काम होता है। मोबाइल कोर्ट है, ई-अदालत है और ग्राम न्यायालय है। तो इस प्रकार की बहुत सारी अन्य संस्थाएँ भी न्यायपालिका में आती हैं, ठीक है? चलिए, तो ये तो बात हो गई हमारी कि न्यायपालिका का स्तर क्या है और न्यायपालिका के बारे में कुछ बातें। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं अपनी संघीय न्यायपालिका की। और संघीय न्यायपालिका में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? सर्वोच्च न्यायालय। अब सर्वोच्च न्यायालय का जो सबसे पहला पॉइंट है, वो क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन कैसे होता है, ठीक है? चलिए, तो हम लोग अपनी बात यहाँ से शुरू करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय, है ना? सुप्रीम कोर्ट, इसका जो संवैधानिक उपबंध है, संवैधानिक उपबंध का मतलब क्या होता है कि संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कहाँ पे क्या बात लिखी गई है। आप सबको पता है कि हमारे देश में एक संविधान है और उसकी किताब है, उसको बाकायदे जो हमारा संविधान है वो लिखा गया है। तो उस लिखे हुए संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कौन-सी बातें कहाँ पे, किस अनुच्छेद में या किस भाग में लिखी गई हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? संवैधानिक उपबंध। तो आओ देखते हैं पहला पॉइंट कि सर्वोच्च न्यायालय के से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक वर्णित है। ठीक है? सर्वोच्च न्यायालय का जो वर्णन है हमारे संविधान में, वो कहाँ पे है? वो संविधान के भाग 5 में है और भाग 5 में भी कहाँ पे? अध्याय 4 में है। अध्याय 4 में भी कहाँ पे है? अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक लिखा हुआ है। ठीक? इन अनुच्छेदों में सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियाँ, प्रक्रिया आदि का उल्लेख किया गया है। ठीक है? ये जो 124 से लेकर के 147 तक का अनुच्छेद हमारा है, इन सभी अनुच्छेदों में कहीं पे गठन की बात है, तो कहीं पे स्वतंत्रता की बात है, तो कहीं पे न्याय क्षेत्र की बात है, शक्तियों की बात है, प्रक्रिया की बात है। तो इस प्रकार से सारी बातें इतने में ही लिख दी गई हैं। कहाँ से कहाँ तक? 124 से लेकर के 147 तक। ठीक है? इसको आपको रट्टा मारना है, चूँकि ये भी जो है कई बार पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जो बातें हैं वो संविधान के किस भाग में लिखी गई हैं, तो भाग 5 में लिखी गई हैं। अनुच्छेद कौन-सा है? 124 से लेकर के 147 तक, ठीक है? पॉइंट नंबर 2 कहते हैं, क्या है? कि ये जो हमारा है, यह जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय की जो बात आई है कि हमारे देश में भी एक सर्वोच्च न्यायालय भी होना चाहिए, तो ये कहाँ से ये विचार कहाँ से आया, ठीक है? या इसको हमने कहाँ से अडॉप्ट किया? उसके बारे में लिखा है कि यह जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित संघीय न्यायालय का ही प्रतिरूप है। मतलब उसी का क्या है? ये फ़ोटोकॉपी है। मतलब जिस प्रकार से भारत शासन अधिनियम 1935 बनाया गया था, उसमें संघीय न्यायालय की बात कही गई थी, तो उसी प्रकार से हमारे देश में जो है एक संघीय न्यायालय होगा। ये जो है उसी का प्रतिरूप है। यह संघीय न्यायालय होने के साथ-साथ अंतिम अपीलीय न्यायालय भी है। अंतिम अपीलीय न्यायालय का मतलब क्या होता है कि अब आप इसके ऊपर कहाँ जाएँगे भई? यही आपका जो है सबसे लास्ट स्टेज है। ये आपका अंतिम अपीलीय न्यायालय है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। तो पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है कि उच्चतम न्यायालय आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है और ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है और उसका अनुच्छेद कितना है? 143। लेकिन अब यहाँ पर एक बात और भी आती है कि क्या राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय की बात मानने के लिए बाध्य है? जी नहीं। वह सिर्फ़ और सिर्फ़ सलाह दे सकता है, बाध्यता नहीं है कि उच्चतम न्यायालय जो भी बात राष्ट्रपति से कह देगा उसके लिए वो बाध्य होगा। नहीं सर, इसको मानना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। सलाह ले सकता है, राष्ट्रपति सिर्फ़ और सिर्फ़ उच्चतम न्यायालय से किसी मुद्दे पर सलाह ले सकता है और उच्चतम न्यायालय उसको सलाह दे सकता है, लेकिन बाध्यता की कोई बात नहीं कही गई है। और इसके बारे में जो अनुच्छेद कहा गया है वो कितना है? 143, ठीक है? इसको याद रखिएगा और ये कई बार पूछा गया है। चलिए, ये तो बात हो गई हमारे संवैधानिक उपबंध की। अब हम बात करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन कैसे होता है, ठीक? चलो भाई, सर्वोच्च न्यायालय का गठन कैसे होता है? पॉइंट नंबर 1, भारत के मूल संविधान में अनुच्छेद 124(1), देखिए ध्यान से देखिएगा,
अनुच्छेद 24(1) के अनुसार भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा एवं इसके मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 7 अन्य न्यायाधीश भी होंगे। बात कर इतना अच्छे से समझिए। 124(1) अनुच्छेद 124(1) इसके अंतर्गत हमारे देश में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा और साथ में इसके एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश भी होंगे। टोटल कितने होंगे? 8। ठीक है। इसके मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 7 मुख्य अन्य न्यायाधीश भी होंगे और जब तक संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विदित नहीं करती तब तक यह संख्या बनी रहेगी। मतलब ये है कि अगर संसद को ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में 8 से ज़्यादा भी जज होने चाहिए तो इसके लिए आप नया कानून बना दीजिए और जब तक आप कानून नहीं बनाएंगे तब तक हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस होंगे। एक मुख्य न्यायाधीश होगा, साथ में 7 लोग कौन से होंगे? वो होंगे आपके अन्य न्यायाधीश। ठीक। दूसरा पॉइंट देखो, यहीं पर हमने इसको नोट पॉइंट के रूप में लिख दिया है कि संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है, किंतु लेकिन 7 से कम करने का अधिकार नहीं दिया गया है। बात समझिए ध्यान से कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस होंगे, जो हमारे न्यायाधीश होंगे, उनकी संख्या कितनी होगी? एक हमारा मुख्य न्यायाधीश होगा, साथ में हमारे 7 अन्य न्यायाधीश भी होंगे। अब अगर संसद को ऐसा लगता है कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए तो इसके लिए वह कानून पारित कर दें, कानून बना दें तो संख्या बढ़ सकती है। लेकिन साथ में यह भी लिखा गया है कि 7 से कम करने का अधिकार संसद को भी नहीं है। ठीक है, इस बात को जानते रहिएगा। और आयोग क्या करता है? आयोग इसी प्रकार से आपका सवाल घुमाता है कि संसद को यह अधिकार है कि वह संख्या कम भी कर सकता है, तो वो सेंटेंस क्या होगा? गलत होगा। ठीक। चलिए पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 कह रहा है कि मुख्य न्यायमूर्ति को लेकर के मूल संविधान में न्यायाधीशों की संख्या 8 थी। अब देखो, मूल संविधान जब हमारा संविधान बना था उस समय हमारे देश के मुख्य न्याय जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है उसमें कितने न्यायाधीश थे? उस समय हमारे न्यायाधीशों की संख्या 8 थी। मतलब एक जो हमारे मुख्य न्यायाधीश और साथ में हमारे जो है 7 जो अन्य न्यायाधीश, जिसे संसद द्वारा समय समय पर बढ़ाया गया। अतः वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति ये है कि सर्वोच्च न्यायालय में हमारे इसमें 34 न्यायाधीश हैं, एक मुख्य न्यायाधीश सहित कार्यरत हैं। मतलब ये है कि अगर आपके पेपर में ऐसा पूछा गया कि इस समय वर्तमान समय में हमारे देश में उच्चतम न्यायालय में या सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या इस प्रकार से है, एक हमारा मुख्य न्यायाधीश और प्लस 33 हमारे अन्य न्यायाधीश। ठीक है, तो वो बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो वही बात लिखिए कि टोटल कितने हैं? 34, जिसमें मुख्य न्यायाधीश शामिल हैं। तो एक हमारा मुख्य न्यायाधीश और 33 हमारे अन्य न्यायाधीश। बात क्लियर हो रही है सबको? तो ये सवाल भी पूछा गया है। ठीक है, वर्तमान में भारत में कितने उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? तो कितने टोटल? 34 हैं, जिसमें से एक हमारा मुख्य न्यायाधीश और 33 हमारे क्या हैं? अन्य न्यायाधीश। ठीक। चलो बच्चों आगे देख लेते हैं। अब न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी, इसको भी जान लेते हैं। इसमें बड़ा मुद्दा आता है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कि इस आधार पे होता है, इस आधार पे होता है, तो आप भी आज जान लीजिए कि किस आधार पे होता है। चलो देखो, जो पहला पॉइंट लिखा है कि संविधान के अनुच्छेद 124(2), अभी तक तो 24(1) में क्या कहा गया कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, साथ में हमारे 8 न्यायाधीश भी होंगे। बात हो गई। बात कह रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 124(2) के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से परामर्श करके अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। देखो, जितने भी उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश जाएंगे वो उस समय के जो भी न्यायालय के न्यायाधीश होंगे उन सबसे चर्चा करने के बाद ही जो है नियुक्त किए जाएंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना आवश्यक है। यहाँ पे देखिए एक बाध्यता है कि अगर कोई राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश को अपॉइंट करता है तो उस अपॉइंटमेंट में क्या होगा? उस समय उसको जो है, जो वहाँ का मुख्य न्यायाधीश है, उस मुख्य न्यायाधीश से परामर्श या सलाह लेना होगा, आवश्यक होगा। ठीक। पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो इसमें ये कह रहा है कि अनुच्छेद 124 में ही वर्णित परामर्श है ना का तात्पर्य क्या होगा? अब इसका तात्पर्य ये है कि एक से अधिक
एक व्यक्ति से परामर्श से नहीं बल्कि अनेक न्यायाधीशों से परामर्श की बात कही जा रही है। देखो जब यहाँ पर जब उच्चतम न्यायालय में जब भी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी, तो कई सारे न्यायाधीशों से क्या किया जाएगा, एक बार परामर्श लिया जाएगा कि भाई हम देखिए इनको अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है? और सहमति के बाद ही वो बात आगे बढ़ती है। अब मुद्दा ये आता है कि किसको हम मुख्य न्यायाधीश बना दें। अभी तक तो हमने मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश की नियुक्ति कर दी, लेकिन अब ये जो मुख्य न्यायाधीश है वो कभी तो रिटायर होंगे, और जब वो रिटायर होंगे तब उसके बाद अब मुख्य न्यायाधीश कौन बनेगा, अब उसकी चर्चा देख लीजिए। कई साल अब अभी पिछले कई सालों तक जो है कई सारे आधार पर जो है मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्तियां होती रही हैं, मगर वर्तमान समय में अब क्या कर दिया गया है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में लंबे समय से चले आ रहे योग्यता योग्यता और वरिष्ठता के द्वंद्व के आधार पर वरिष्ठता को आधार बनाया गया, अर्थात मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वर्तमान में वरिष्ठता के आधार पर होती है। जैसे अभी आपने क्या पढ़ा था कि एक हमारा मुख्य न्यायाधीश प्लस हमारे 33, अब इन 33 में जिसकी उम्र सबसे ज़्यादा होगी, इन 33 में जिसकी उम्र सबसे ज़्यादा होगी, अगली बार वह जो है भारत का मुख्य न्यायाधीश बनेगा। जब वह रिटायर हो जाएगा, तो उसके बाद जो सबसे ज़्यादा उम्र वाला होगा, जो सबसे वरिष्ठ होगा, उसको हम भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाएँगे। तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है? और पॉइंट नंबर 5 ये कह रहा है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था, कॉलेजियम का मतलब होता है मंडल मतलब एक कमिटी या एक से एक समिति कह सकते हैं। ठीक है? तो जो कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश भी शामिल होते हैं। अब देखिए, न्यायाधीशों की अगर नियुक्ति की जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें 5 लोग रहेंगे। कितने लोग रहेंगे? 5 लोग। उस पाँचों में कौन-कौन रहेगा? एक एक व्यक्ति तो रहेगा जो कि हमारा मुख्य न्यायाधीश है वो, और साथ में सुप्रीम कोर्ट के 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश भी शामिल होंगे। इस व्यवस्था के विकल्प के तौर पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लाया गया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित करके इसको समाप्त कर दिया। ठीक है? अब इसको जो है असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। अब वर्तमान में क्या स्थिति है? वर्तमान में स्थिति ये है कि हमारे देश में जब भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी, तो वो किसके माध्यम से होगी? कॉलेजियम व्यवस्था के माध्यम से होगी। किस माध्यम से? कॉलेजियम व्यवस्था। चलिए अब साथ में हम एक बात यह पढ़ लेते हैं कि कॉलेजियम व्यवस्था और जो हमारे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग था, उसके बाद उसमें थोड़ा-सा कंपेयर कर लेते हैं कि वो सही था कि ये सही है ना? और वर्तमान में आपको पता ही है कि कौन चल रहा है, तो कॉलेजियम व्यवस्था वर्तमान में चल रही है। इसको जानते रहिए, है ना? चलिए, तो जो हमारा अगला पॉइंट है वो है कॉलेजियम प्रणाली व राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में तुलना। तो जो सबसे पहला है वो है कॉलेजियम प्रणाली। इसको फटाफट हम लोग देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि कॉलेजियम में सदस्यों की संख्या 5 होगी। कितनी होगी? 5। अभी हमने कहा ऊपर ना कि 1 हमारे मुख्य न्यायाधीश होंगे और 4 क्या होंगे? वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, और यही 5 लोग मिल कर के अगले न्यायाधीश की नियुक्ति अपने सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। भाई देखो, एक हमारा मुख्य न्यायाधीश प्लस हमारे 33। अब जब मुख्य न्यायाधीश यहाँ से रिटायर होंगे, तो ये जगह खाली होगी ना, तो एक आदमी यहाँ से यहाँ पहुँचेगा। अब यहाँ कितने हो गए? 32। अब इस 32 को 33 करने के लिए एक आदमी बाहर से आएगा। अब इस एक आदमी को लाने के लिए एक हमारा जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो, और बाकी जो हमारे 4 अन्य न्यायाधीश वरिष्ठतम, ये 5 लोग मिल कर के उस व्यक्ति का चुनाव करेंगे कि आखिर वो ऐसा कौन-सा व्यक्ति होगा जो अब की बार हमारे इस कोर्ट में शामिल होगा। यही बात बताई जा रही है। ठीक है? चलिए, ये आपका कॉलेजियम प्रणाली है। पॉइंट नंबर 2 लिख रहा है कि 5 सदस्यों में से भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे। पॉइंट नंबर 3 कह रहा है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए इस मंडल की आम सहमति होनी चाहिए। अब 4 ये और एक 5 लोग जिसको अपॉइंट करेंगे वही बनेगा। ऐसा नहीं कि 2 कहीं और जा रहे हैं, 2 कहीं और जा रहे हैं, नहीं। जब सबकी राय होगी तभी बात बनेगी। यदि कॉलेजियम में 2 न्यायाधीश किसी न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध हैं, तो राष्ट्रपति के समक्ष नियुक्ति की सलाह नहीं दी जाएगी। कॉलेजियम के निर्णय में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का निर्णय सदैव शामिल होना चाहिए। कह रहा है कि अगर 2 लोग किसी और को अपॉइंट करते हैं और 2 लोग कोई किसी और को अपॉइंट करते हैं, तो इस स्थिति में जो प्रस्ताव होगा वह राष्ट्रपति के पास नहीं भेजा जाएगा, जब तक कि सबकी राय नहीं मिल जाती है, और इन सब में जो है, जो हमारा मुख्य न्यायाधीश है, उसका जो निर्णय है, वह भी शामिल होना चाहिए। ठीक? तो यह पूरी प्रक्रिया आपकी कॉलेजियम प्रणाली की रही। और इसी प्रकार से इस समय वर्तमान समय में भारत में न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है सुप्रीम कोर्ट में, वो हो रही है।
अब हम बात कर लेते हैं कि जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को जिसको असंवैधानिक घोषित कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, वो क्या था? थोड़ा उसके बारे में भी जान लें। पॉइंट 1 है इसका कि न्यायिक नियुक्ति आयोग में सदस्यों की संख्या 6 करने का प्रावधान था। दूसरा ये था कि 6 सदस्यों में से एक भारत का मुख्य न्यायाधीश, जिसको हम अध्यक्ष के रूप में जानेंगे, एवं 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश तथा एक सदस्य के रूप में भारत का कानून एवं न्याय मंत्री तथा 2 प्रख्यात व्यक्तियों का मनोनयन का प्रावधान था। 2 हस्तियों का चयन 3 निर्वाचित समितियों को करना था, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष का नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता भी शामिल थे। तो इस प्रकार से जो लोगों का 6 लोग आते, अब ये 6 लोग चुनाव करते। यह इनका जो है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का जो प्रावधान था। तीसरा पॉइंट ये है कि प्रख्यात व्यक्ति में से किसी एक का चयन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग या महिलाओं में से किया जाना था। कोई विख्यात व्यक्ति 3 वर्षों के लिए नाम निर्दिष्ट किए जाने और पुनर्नाम निर्देशन के लिए पात्र नहीं होने का प्रावधान भी था। यदि किसी व्यक्ति के नाम पर कोई भी 2 सदस्य वीटो कर देते, तो ऐसी स्थिति में उसकी सिफारिश राष्ट्रपति के सम्मुख नहीं की जाती। तो ये जो आपके प्रावधान थे, ये 4 प्रावधान, ये जो है राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के नियुक्ति आयोग के थे। लेकिन अब जब इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, तो इसकी कोई बात ही नहीं होती है। अब वर्तमान में क्या व्यवस्था है? कॉलेजियम प्रणाली। आप सबको पता है इसमें कितने लोग होंगे? 5 मेंबर। 1 मेंबर क्या होगा? जो मुख्य न्यायाधीश होगा। बाकी 4 क्या होंगे? वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे 4। और यही 5 लोग जो है मिल करके अगले न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे। मतलब के बारे में अपना जो प्रस्ताव है वो राष्ट्रपति को देंगे और राष्ट्रपति साहब क्या करेंगे? उनकी नियुक्ति करेंगे। ठीक है? चलो बच्चों, अब देख लेते हैं कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है। अभी तक हम लोग सिर्फ न्यायाधीश की नियुक्ति करवा रहे थे। अब करवाते हैं किसकी नियुक्ति? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। इसमें कहा जा रहा है कि संविधान में मुख्य न्यायमूर्ति या न्यायाधीश, दोनों बातें की है, की नियुक्ति के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 124(2) में जो प्रावधान दिया गया है, वही मुख्य न्यायाधीश पर भी लागू होता है। अब देखो 124(2) में क्या कहा गया है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है, पॉइंट नंबर 1 ही में लिखा है कि अनुच्छेद 124(2) इसमें क्या लिखा है? के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से परामर्श करके अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करता है। मतलब उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से चर्चा करके वो जो है नियुक्ति करता है। ठीक है? वही बात जो यहाँ पे लागू होती है। अब वर्तमान में क्या दिक्कत है? वर्तमान में स्थिति क्या है? वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए वरिष्ठता का सिद्धांत स्थिर हो चुका है। मतलब वरिष्ठता के आधार पर ही मुख्य न्यायाधीश का चुनाव किया जाएगा। जो भी रिटायर होगा, उसके बाद जो सबसे वरिष्ठ होगा, वही जो अगला हमारा मुख्य न्यायाधीश बनेगा। अब इसका लाभ क्या होगा? इसका लाभ यह होगा कि न्यायाधीशों में इस पद को लेकर के कोई खींचतान नहीं होगी और ना ही किसी तरह की राजनीतिक हस्तक्षेप की संभावना पैदा होगी। परंतु इसका नुकसान यह है कि कभी-कभी ज़्यादा योग्य न्यायाधीश सिर्फ इसलिए मुख्य न्यायाधीश नहीं बन पाता कि उसकी वरिष्ठता कम थी। ठीक है? हो सकता है कि कुछ लोग बहुत कम उम्र में ज़्यादा मतलब योग्य हो जाते हैं, मगर उनकी योग्यता का तब तक कोई मूल्य नहीं जब तक वो इसमें क्या है, सीनियर ना हो, वरिष्ठ ना हो। जब वो सीनियर हो जाएँगे तब वो हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। यही सिर्फ एक नुकसान है। तो समग्र रूप से देखें तो वर्तमान व्यवस्था को संतोषप्रद माना जा सकता है। ठीक? ये तो बात हो गई अपॉइंटमेंट की। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए अर्हता क्या होनी चाहिए, क्वालिफ़िकेशन। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनना है, तो उसके लिए क्या-क्या अर्हताएँ या क्या-क्या क्वालिफ़िकेशंस आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया कि अनुच्छेद 124(3) के तहत सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए निम्नलिखित अर्हताएँ होनी चाहिए। पहला पॉइंट ये है कि भारत का नागरिक हो, सबसे पहली बात। दूसरा बात ये है कि निम्नलिखित में से कोई एक किसी एक अर्हता को पूरा करता हो। अब देखो यहाँ पे 3 पॉइंट लिखे हैं। अब तीनों में से चाहे ए, चाहे बी, चाहे सी, तीनों में से कोई एक क्या कर ले वो? मतलब पूरा करता हो। पहला क्या कह रहा है कि किसी उच्च न्यायालय में अथवा किसी उच्च न्यायालय में हो अथवा या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो। किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष का न्यायाधीश रहा हो अथवा ऐसे 2 ऐसे अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों का न्यायाधीश रहा हो।
चाहे वो उच्च न्यायालय में रहा हो या फिर उच्च न्यायालय के जैसा ही कोई उच्च न्यायालय हो, जहाँ पर वो 5 साल लगातार न्यायाधीश के पद पे रहा हो, उसको हम जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में रखेंगे। दूसरा ये है कि किसी उच्च न्यायालय में अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, वकील रहा हो। या तो उच्च न्यायालय में या इस तरह का कोई और न्यायालय हो, तो वहाँ पर और वो भी 2 न्यायालय हों, जहाँ पर लगातार वो 10 वर्षों तक वकील रहा हो, ठीक? तब उसको हम जो है क्या बनाएँगे, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। तीसरी बात ये है कि वह राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो, मतलब राष्ट्रपति की निगाह में सबसे ज़्यादा कानून का जानकार व्यक्ति हो। अगर इन तीनों में से कोई ऐसा होता है, तभी वो जो है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। सिर्फ न्यायाधीश मुख्य की बात नहीं हो रही है, ठीक है? अब हम बात करते हैं, एक नोट पॉइंट यहीं पे लिखा है, जिसको देख लीजिए कि उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक अधिवक्ता वाली स्थिति में वह अवधि भी जोड़ी जाएगी जब वह इस दौरान जिला न्यायाधीश या इसके ऊपर किसी न्यायिक पद पर रहा हो। तो चाहे वो जिला न्यायाधीश के पद पे रहा हो या उसके ऊपर रहा हो, तो इन सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और वो जो 10 साल वाले में ऐड होगा, ठीक है? चलिए, अब हम बात कर लेते हैं कि न्यायाधीश की जो सुप्रीम कोर्ट में जब आप न्यायाधीश बनते हैं, तो आपको शपथ कौन दिलवाएगा? तो इसके बारे में देखो लिखा है कि अनुच्छेद 124(6) में शपथ संबंधी प्रावधान किए गए हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त किया गया कोई सक्षम व्यक्ति उनके सामने आपको शपथ लेनी होगी। मतलब ये कि या तो राष्ट्रपति साहब आपको शपथ दिलवाएंगे, अदरवाइज अगर राष्ट्रपति नहीं है या किसी कारणवश वो उस स्थिति में असक्षम है, तो किसी एक व्यक्ति को अपॉइंट करेंगे, जिसके सामने आपको शपथ लेनी होगी। तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है। लेकिन सामान्य तौर पे राष्ट्रपति के सामने ही लोग शपथ लेते हैं, ठीक? अब हम बात कर लेते हैं कि न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का रहेगा। जो हमारे न्यायाधीश रहेंगे सर्वोच्च न्यायालय के, उनका जो है वो कार्यकाल कितने वर्षों का है। पॉइंट नंबर 1 कह रहा है कि संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कोई निश्चित कार्यकाल तय नहीं किया गया है। संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कोई निश्चित कार्यकाल तय नहीं किया गया है, लेकिन इस संबंध में 3 बातें बताई गई हैं या 3 उपबंध बनाए गए हैं। कौन सा भाई? पहला ये कि वह 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है। अगर कोई न्यायाधीश है, तो वह कब तक सर्वोच्च न्यायालय में रह सकता है अपने पद पे? जब तक कि उसकी उम्र 65 वर्ष ना पूरी हो जाए। और ये कई बार पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय के न्यायालय के न्यायाधीश की उम्र मतलब की उम्र जो है या उनका कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है, तो उसमें होता है 65 वर्षों तक, ठीक है? 65 वर्ष तक वो अपने पद पे बने रह सकते हैं। दूसरी बात है कि इस मामले में किसी प्रश्न के उठने पर संसद द्वारा स्थापित संस्था इसका निर्धारण करेगी। अगर किसी को आपत्ति है कि काहे 65 वर्ष है, इसको आप 64 कर दीजिए या 66 कर दीजिए या 70 वर्ष कर दीजिए, तो इस संदर्भ में अगर कभी कोई ऐसी बात आएगी, तो इस संदर्भ में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह एक संस्था ऐसी बनाए जो इस मामले की जांच करे और इस पर जो एक कानून बना दे, ठीक? लेकिन सामान्य तौर पे कितने वर्ष की उम्र है? 65 वर्ष की। जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा, वो 65 वर्ष की आयु में रिटायर हो जाएगा। यही बात है। दूसरा ये कहा जा रहा है कि वह राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र दे दे, या तो वो त्यागपत्र देकर के कभी भी हट सकता है, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि 65 का हो, चाहे 60 का हो, चाहे जब की बात हो। तीसरा यह है कि संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटा दिया जाए। ये भी हो सकता है, या तो वो 65 वर्ष की आयु को अपने पूरी कर ले, अदरवाइज वह जो है राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे करके हट जाए, अथवा जो है संसद उसको वहाँ से हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर दे। अब यहाँ पे देखो एक सवाल आता है कि भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है या जो सर्वोच्च न्यायालय का जो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है, वो है किसको अपना त्यागपत्र देता है, तो किसको देगा भाई? राष्ट्रपति को देगा। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो किसको अपना वो देगा, त्यागपत्र? वो देगा राष्ट्रपति को, ठीक है? चलिए, अब देखिए न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया कि आप किस प्रकार से इनको हटा सकते हैं, इसके बारे में कितनी बातें हैं। इसके बाद देखो 8 बातें लिखी गई हैं, 8 पॉइंट बनाए गए हैं ना, तो इसको भी जान लेते हैं।
इनकी क्या प्रक्रिया हो सकती है, किस प्रकार से हम इनको हटा सकते हैं। चलिए, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया जान लेते हैं। अनुच्छेद 124 के 4 में लिखी गई ये बात कि न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। लेकिन एक बात का बहुत अच्छे स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा कि संविधान में इस पद को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। जैसा आप सबको पता है ना कि राष्ट्रपति को जब हटाना होता है तो उन पे महाभियोग लगाया जाता है। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ राष्ट्रपति के लिए ही महाभियोग शब्द का प्रयोग होता है और किसी भी शख्स के लिए ये प्रयोग में नहीं आया था। लेकिन आम बोलचाल की भाषा में ऐसा कह दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उन पे महाभियोग लगा कर के उनको हटाया जा रहा है। ठीक है? ऐसा आम बोलचाल की भाषा में, संविधान में ऐसा कहीं उल्लिखित नहीं है। इस बात को जानते रहिएगा। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है कि अनुच्छेद 124(5) के तहत संसद विधि द्वारा, संसद के कानून द्वारा न्यायाधीशों को हटाए जाने के से संबंधित प्रक्रिया का उपबंध कर सकती है। कौन करेगा? संसद। संसद। बहुत ध्यान से समझिएगा कि जब भी उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को हटाने की बात होगी या उनके बारे में कोई भी घटना होगी, तो अगर उसके बारे में कभी कानून बनाने की आवश्यकता आएगी तो कौन बनाएगा? संसद ही बनाएगी, किसी राज्य की विधानसभा नहीं बनाएगी। इस बात को उसको समझिएगा। कौन बनाएगा? संसद ही बनाएगी। ठीक? चलिए, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। इसमें लिखा हुआ है कि न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया की शुरुआत संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है। चाहे आप लोकसभा से उनकी उस प्रक्रिया को प्रारंभ कर दें और चाहे आप राज्यसभा की प्रक्रिया से प्रारंभ कर दें, दोनों में से कहीं पर भी। लेकिन जब आप लोकसभा से इसकी शुरुआत करते हैं तब कितने मेंबर्स की आवश्यकता होती है और जब आप राज्यसभा से करते हैं तब कितने मेंबर्स की आवश्यकता होती है, यह बात जानने वाली है। तो देखिए आगे लिखा हुआ है कि यदि आप लोकसभा से शुरुआत करते हैं तो आपको कम से कम 100 सदस्यों की क्या चाहिए? अनुमति चाहिए, है ना? या उनका हस्ताक्षर कह सकते हैं। उनके हस्ताक्षर से एक प्रस्ताव पारित होगा कि हमको फला न्यायाधीश को हटाना है। और अगर आप राज्यसभा से इस बात को आगे बढ़ाते हैं तो उसके लिए आपको जो है 50 मेंबर्स की हस्ताक्षर अध्यक्ष या सभापति को देने के बाद ही प्रस्ताव को पेश किया जा सकता है या हो सकता है। ठीक? इतनी आसानी से नहीं हटते हैं। इसके लिए आपको लोकसभा के 100 लोग उनके खिलाफ होने चाहिए कि जब 100 लोग साइन करके अपने अध्यक्ष को देंगे या जो राज्यसभा से अगर पास होगा तो 50 मेंबर अपने सभापति को साइन करके प्रस्ताव देंगे, तब ये प्रस्ताव आगे बढ़ेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है? चलो भाई, बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। अध्यक्ष या सभापति द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किए जाने पर 3 व्यक्ति की समिति गठित होती है, जिसमें कौन होंगे? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश। दूसरा, किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अथवा एक पारंगत विधि वेत्ता। इन तीनों लोगों की एक समिति बनाई जाएगी और उसके बाद इस मामले की जांच के लिए उनको अपॉइंट किया जाएगा। तब जाकर के अगर वहाँ पे बात सही पाई जाती तब उनको हटाया जाएगा, अदरवाइज नहीं हटाया जाएगा। ठीक है? पॉइंट नंबर 5 में लिखा कि यदि समिति न्यायाधीश की कदाचार का दोषी नहीं पाती है, तो यह प्रक्रिया यहीं समाप्त हो जाती है। यदि दोषी पाती है तो मूल प्रस्ताव के साथ समिति की रिपोर्ट को सदन में पेश किया जाता है। यदि प्रस्ताव दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित हो जाता है, तो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। इन तीनों लोगों की जो समिति होगी, उनका जो फैसला आएगा, अब उस फैसलों को क्या करेंगे? बोलो भाई, उस फैसले को जो है सदन के सामने रखेंगे। बोलो, ठीक है? तो मूल प्रस्ताव के साथ समिति की रिपोर्ट सदन में पेश किया जाएगा। अब उसके बाद अगर दोनों सदनों में अलग-अलग कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित हो जाए, तब उसको हम राष्ट्रपति साहब के पास भेजेंगे कि साहब ये देखिए हमारा रिपोर्ट है और इसको हटाया जाए। और उसके बाद तत्पश्चात राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाए जाने का आदेश जारी कर देगा, अदरवाइज नहीं। ठीक? अब थोड़ा-सा हम इस बात समझ लेते हैं कि पॉइंट नंबर 8 एक थोड़ा नोट पॉइंट है, इसको जान लीजिए कि संविधान के अनुच्छेद 124(4) में यह प्रावधान है कि यह प्रक्रिया संसद के एक ही सत्र में पूरी होनी चाहिए। परंतु वी रामास्वामी के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया कि यदि न्यायाधीश के महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान लोकसभा भंग हो जाए,
तो भी संकल्प व्यापगत नहीं होगा, मतलब लैप्स नहीं होगा। मान लेते हैं हमारी सरकार यहाँ पे चल रही है और एक मुद्दा आया कि इनको हटाना है, और हो सकता है कि अभी ये मुद्दा पूरा नहीं हुआ है और लोकसभा हमारी भंग हो गई, तब क्या होगा? तब ऐसा नहीं है कि ये जो संकल्प पत्र है वो खराब हो जाएगा या लैप्स हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा ये होगा, अब जब अगली सरकार बनेगी तब पुनः यह मुद्दा उभर जाएगा और उसको आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है? तो वही बात देखो, पॉइंट नंबर 2 में लिखा गया है कि अभी तक केवल सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश वी रामास्वामी के संदर्भ में महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया है, परंतु लोकसभा में यह प्रस्ताव अपेक्षित बहुमत के अभाव में पारित नहीं हो पाया। लाया तो गया था, लेकिन क्या हुआ, अपेक्षित जो प्रस्ताव में जो अपेक्षित बहुमत था वो बहुमत उनको मिल नहीं पाया। ठीक है? और एक बात और, जहाँ यहाँ पे देखो क्या लिखा, महाभियोग का प्रस्ताव, ये सिर्फ बोलचाल की भाषा की बात है। कहीं पर संविधान में महाभियोग शब्द का प्रयोग न्यायाधीशों को हटाने के लिए नहीं किया गया है, इस बात को जानते रहिएगा। ठीक है? जैसे हम जब पिछली क्लास में बताए थे नहीं थे कि लाभ का पद, तो लाभ का पद जो है ये संविधान में कहीं उल्लिखित नहीं है। और यही आपसे जो अभी उत्तर यूपीएससी ने अभी 2-3 साल पहले पूछा था, उन्होंने एक सेंटेंस दे दिया था और उस सेंटेंस में लिख दिया था कि लाभ का पद संविधान में परिभाषित है। तो एक सेंटेंस क्या था? गलत था। क्यों? क्योंकि संविधान में लाभ के पद की परिभाषा नहीं लिखी गई है। सिर्फ आम बोलचाल की भाषा में उसको लाभ का पद कह देते हैं। ठीक है ना? तो जितनी बातों पे हम जोर दे रहे हैं उसको भी उसको उसको आप लोग भी जो है समझने का प्रयास करिए, क्योंकि जब सवाल आयोग डिजाइन करता है तो उसमें इस तरह के सेंटेंस में हेरा-फेरी कर देता है। अब आप सबको पता है कि इस समय जो पेपर जब बनता है तो यूपीएससी में तो आपको पता है कि वो सेंटेंस वाले पेपर आते हैं, 4 सेंटेंस दे देंगे, इसमें से पूछेगा कौन-सा सही है, 1 सही कि 2 सही कि तीनों की चारों कि 1 और 2 सही है कि 2 और 3 सही है, इस प्रकार से। अब इस समय जो स्टेट गवर्नमेंट हमारी है उत्तर प्रदेश की, वहाँ पर भी जो पेपर अब इस 2024 से जो पेपर डिज़ाइन होंगे, वहाँ पर इस प्रकार के सवाल बनने शुरू हो गए हैं, ठीक है? कि कथन कारक वाले सवाल आ जाएँगे, तो उसमें सेंटेंस वाले सवाल आएँगे ना भाई, तो अब उस सेंटेंस में कौन-सा सेंटेंस बन जाएगा, अब सेंटेंस पे हमको ध्यान देना है, ठीक है? जैसे अभी उसमें कह दे कि न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया होती है और यह बात जो संविधान में परिभाषित है, तो वो सेंटेंस क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि परिभाषित नहीं किया गया है, आम बोलचाल की भाषा में कह दिया गया है। तो जो आप सेंटेंस पे आप गौर करना प्रारंभ कर दीजिए। ठीक है? चलिए, अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे जो न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय के, उनको वेतन-भत्ते कितने मिलते हैं? इसको बात जान लेते हैं। इसके बारे में देखो, पॉइंट नंबर 1 लिखा है कि अनुच्छेद 125(1) में प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को वह वेतन दिया जाएगा जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करे, मतलब जो संसद कानून बना करके बताए, वही दिया जाएगा। और जब तक संसद निर्धारित नहीं करती है तब तक संविधान की दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट वेतन ही दिया जाएगा। अभी तक जो दिया जा रहा है वो संविधान की दूसरी अनुसूची में जो बातें वेतन के बारे में लिखी गई हैं, जो प्रावधान किया गया है, उसी के अनुसार वेतन दिया जा रहा है। अब इससे अलग अगर चाहिए तो उसके लिए संसद क्या करे? कानून बनाए। तो जब कानून बना देगी तब उसका जो पेमेंट है वो होने लगेगा। ठीक? पॉइंट नंबर 2 कह रहा है कि न्यायाधीशों को मिलने वाले भत्ते, विशेषाधिकार, पेंशन, अवकाश आदि का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 125(2) में किया गया है। अनुच्छेद 125(2) में क्या-क्या बातें हैं? इनको जो भी मिलने वाले भत्ते हैं, विशेषाधिकार हैं, पेंशन है, अवकाश है, इन सब का जो उल्लेख है वो 125(2) में है। पॉइंट नंबर 3 ये है कि प्रत्येक न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति के बाद अपने अंतिम माह के वेतन की 50% राशि पेंशन के रूप में प्राप्त होती है। देखो क्या लिखा है कि प्रत्येक न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति के बाद, जब वो रिटायर होंगे उसके बाद अंतिम माह के वेतन की 50% राशि पेंशन के रूप में प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। और पॉइंट नंबर 4 कह रहा है कि न्यायाधीशों के वेतन, भत्तों, अधिकारों तथा कार्य शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। और पॉइंट नंबर 5 कह रहा है कि अनुच्छेद 360 के प्रावधानों के अंतर्गत वित्तीय आपात की घोषणा लागू होने की स्थिति में ही इनके वेतन और भत्तों में कटौती किया जा सकती है, अन्यथा नहीं। जब कभी अनुच्छेद 360 लागू होगा, वित्तीय आपातकाल, आपको सबको पता है, तो जब कभी वित्तीय आपातकाल की घोषणा भारत में होगी, उसी समय जो है इनके जो वेतन और भत्ते हैं उनमें कटौती होगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है? और एक बात, 6 नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, कि जो न्यायाधीशों की आय है वह भी आयकर से मुक्त नहीं है, मतलब इनको भी इनकम टैक्स देना पड़ेगा, जो न्यायाधीश है उनको भी। ठीक?
पॉइंट नंबर 7 कह रहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। और ये पूछा भी गया है स्टेट पीसीएस में, कौन निर्धारित करता है, प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की, मुख्य न्यायाधीश की, संसद? तो क्या ऑप्शन होगा? संसद। भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? संसद। और संसद ही नियम बना करके इसको पारित करता है। ठीक, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्तियां। तदर्थ का मतलब एडहॉक पे रखे जाते हैं ना, कई बार जब मान लीजिए कई बार अपॉइंटमेंट नहीं हो पाता है और आवश्यकता है तत्काल की, तो उस समय जो है किसी व्यक्ति को, मतलब ऐसा व्यक्ति जो न्यायाधीश रह चुका हो उसको जो है तदर्थ न्यायाधीश के नियुक्ति के रूप में नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय में दी जाती है। तो उसके बारे में क्या क्या है भाई, उसको देख लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि पॉइंट नंबर 1, अनुच्छेद 127 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की गणपूर्ति या कोरम न होने पर तदर्थ माने एडहॉक आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अगर इनके जो 34 लोग हैं, अगर ये 34 लोग पूरे नहीं हैं और इनके न्याय और इनके अपॉइंटमेंट में कोई समस्या आ रही है, कोई देरी हो रही है या कोई और दिक्कत है, तो उस समय एडहॉक पर या संविदा पर न्यायाधीशों की भी नियुक्ति की जाती है, ताकि ये जो संख्या है वो कम ना होने पाए, मेंटेन रहे। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 ये है कि जो न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की अर्हता पूरी करता हो, उन्हीं को जो हम इसमें नियुक्त करेंगे। ऐसा व्यक्ति जो न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की क्वालिफिकेशन रखता है, उसी को यहाँ पे तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाएगा। बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, और ये कह रहा है कि सामान्यतः ऐसा किसी न्यायाधीश के स्वास्थ्य या किसी अन्य कारणों से अपना कार्य ना कर पाने की स्थिति में होता है। ये तदर्थ न्यायाधीशों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कई बार ऐसा होता है कि मान लेते हैं, मान लीजिए कोई जो जो हमारे जो न्यायाधीश हैं उनकी तबीयत खराब हो गया अचानक से, ठीक है, और मान लो उनका पैर फ्रैक्चर होगा या कोई बात होगी कि अब वो अब जो अगले 2 3 6 महीने या साल भर के लिए अपने कोर्ट में नहीं जा सकते, तो उस समय इनकी आवश्यकता पड़ती है तदर्थ न्यायाधीशों की। ठीक है, ये बात है। और पॉइंट नंबर 4 कह रहा कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इस आशय से उस न्यायाधीश में लिखित अनुरोध कर सकता है, परंतु इसके लिए निम्नलिखित 2 शर्तें होनी चाहिए। उसे संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना होगा जहां से तदर्थ न्यायाधीश को लेना है। अब देखिए, उस न्यायालय में मान लीजिए अब हमको जो है तदर्थ न्यायाधीश की आवश्यकता है, तो कहाँ से आएगा? वो उच्चतम न्यायालय, सॉरी, उच्च न्यायालय से आएगा। तो जिस उच्च न्यायालय से आएगा उसके जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनसे परामर्श ले करके जो है अनुमति मांगी जाएगी कि सर हम फला व्यक्ति को जो है अपने सुप्रीम कोर्ट में एज एडहॉक पे रखना चाहते हैं। और दूसरा ये कि उसे राष्ट्रपति से भी सहमति लेनी पड़ेगी। ठीक। और पांचवी बात यह है कि तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त न्यायाधीश जब सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में उपस्थित होगा, तब उसे भी वे सभी शक्तियां या विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपकी जो तदर्थ न्यायाधीश के बारे में है। और तदर्थ न्यायाधीश से पीवाईक्यू में 2 3 सवाल पूछे गए हैं, है ना, इसको जानते रहिएगा। चलो भाई, अब हम बात कर लेते हैं कि सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की उपस्थिति, है ना, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति किस प्रकार से है। पॉइंट नंबर 1 कह रहा है कि अनुच्छेद 128 में यह प्रावधान है कि आवश्यकता पड़ने पर सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी अल्पकाल के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध किया जाता है। देखो, कई बार ऐसा होता है कि जो जज रिटायर हो जाते हैं उनसे भी अनुरोध किया जाता है कि सर आप हमारे यहाँ करके कुछ दिनों के लिए सेवा अपनी दे दीजिए। ठीक। अब इसके संदर्भ में क्या बात है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ऐसे न्यायाधीश से लिखित अनुरोध करता है। ऐसा नहीं कि फ़ोन कर दे कि सर जी आप खाली हैं तो आ जाइए, ऐसा नहीं होता है। लिखित अनुरोध करता है कि सर आप रिटायर हो चुके हैं और इस संदर्भ में जो हमारा मुख्य न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति से पहले ही सहमति ले चुका होगा कि हम फला व्यक्ति को, फला जो हमारे रिटायर्ड जज हैं उनको जो है अपने यहाँ, सेवानिवृत्त जो हमारे जज हैं उनको अपने यहाँ कुछ दिनों के लिए अपॉइंट करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए वो लिखित अनुरोध जो है उस व्यक्ति के पास भेजेगा।
उल्लिखित ये है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश पर उपर्युक्त कोई भी बात तब तक लागू नहीं होती जब तक कि वह मुख्य न्यायाधीश के अनुरोध पर अपनी सहमति नहीं दे देता। अब देखो, मुख्य न्यायाधीश साहब ने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने राष्ट्रपति साहब से अनुमति ले ली कि सर हमको फला सेवानिवृत्त जज को बुलाना है अपने यहाँ, और उन्होंने लिखित एक लिखित लेटर जो है इन साहब के पास भेज दिया, और इन साहब ने भी उस पर सहमति दे दी, और जब तक वो सहमति नहीं देते हैं तब तक वो बात मानी नहीं जाएगी। ठीक है। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 4। इसमें कहा जा रहा है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश यदि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की भूमिका में है तो भी वह तकनीकी रूप से न्यायाधीश नहीं माना जाता, हालांकि वह न्यायाधीश को मिलने वाले सभी अधिकारों और विशेषाधिकारों का हकदार होता है। कहने का मतलब ये है भाई, ये व्यक्ति तो गेस्ट है ना, अगर कोई गेस्ट आपके घर पे आता है तो क्या वो घर का मेंबर हो जाता है? नहीं। हाँ, आप उसको उतनी ही सुविधाएं देते हैं जितनी सुविधा आप खुद के लिए देते हैं। मतलब जो खाना आप खाते हैं वही आप उनको भी खिलाते हैं, जिस तरह से आप सोते बैठते हैं उसी प्रकार से आप उनको भी बिस्तर मुहैया कराते हैं, और जो आपके घर की फैसिलिटी है जो आप इस्तेमाल करते हैं वो भी आप उनको भी प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन आप उनको एज ए फैमिली मेंबर नहीं कंसीडर करते, है ना? तो वही बात यहाँ भी कहा जा रहा है कि जब कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश है, यदि वो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की भूमिका में है, तो भी वह तकनीकी रूप से न्यायाधीश नहीं माना जाता, जबकि उसको सभी सुविधाएं, अधिकार और विशेषाधिकार का हकदार होता है। ठीक। और एक बात और कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश के वेतन भत्ते राष्ट्रपति तय करता है। कौन तय करेगा? राष्ट्रपति। जरूरी नहीं है कि उसे अन्य न्यायाधीशों के बराबर वेतन मिले। ठीक है। ये कौन है इसका मान्यता देगा? वो देगा राष्ट्रपति की हम आपको इतना पेमेंट इस बात के लिए करेंगे। क्लियर है? चलिए भाई, अब आज क्लास का 2 पॉइंट और पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद कल देखेंगे, है ना? पॉइंट नंबर अगला है कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति की नियुक्ति कैसे होती है। पॉइंट नंबर एक कह रहा है कि अनुच्छेद 126 में प्रावधान है कि कि कभी भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है या वह अनुपस्थित है, या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्य को करने में असमर्थ है, तब राष्ट्रपति न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी को इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करेगा, जब तक कि मुख्य न्यायाधीश पुनः अपने पद को ग्रहण ना कर लें। कार्यकारी का मतलब ये है कि जो मुख्य न्यायाधीश अभी फिलहाल में अपने काम करने में असक्षम हैं, तो इनके काम को करने के लिए किसी एक को चार्ज दिया जाता है, तो उस चार्ज को हम किसको देंगे, वही बात यहाँ पे कही जा रही है अनुच्छेद 126 के तहत। और अब तक यह तय हो चुका है कि मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही उस पद पर बैठेगा। जब मुख्य न्यायाधीश अपने पद पे बैठने की स्थिति में नहीं होंगे और वो अभी रिटायर भी नहीं हुए हैं, तो उस स्थिति में कार्यभार कौन संभालेगा? उनके बाद जो उस सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वही उनके पद को उस समय कार्यभार को संभालेगा। ठीक है, ये बात हो गई। अब लास्ट पॉइंट देखते हैं आज क्लास का, वो है पद की रिक्तता। आखिर पद रिक्त क्यों होगा? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो पद है वो निम्न तरीकों से रिक्त हो सकता है। किस प्रकार से वो रिक्त होगा इसको बताया जा रहा है। पहला तो ये कि यदि न्यायाधीश की आयु 65 वर्ष की हो गई है, तो अब साहब तो रिटायर हो जाएंगे, तो उनका पद रिक्त हो जाएगा। दूसरा ये कि 65 वर्ष की आयु से पूर्व असामयिक मृत्यु हो जाए, अगर 65 वर्ष की उम्र होने से पहले अगर सर की मृत्यु हो जाए, तब ऐसा हो सकता है कि पद रिक्त हो जाए। पॉइंट नंबर 3 कह रहा है कि राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र भाई साहब सर सौंप दें। हो सकता है कि जो जो न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय के, वो अपना जो पद है वो उस पद को त्याग दें, अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति साहब को दे दें। और चौथा ये है कि साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। फिर आपसे कहा जा रहा कि महाभियोग, लेकिन देखो यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिख दिया, पॉइंट नंबर 5, कि संविधान में राष्ट्रपति के अलावा किसी अन्य पदाधिकारी को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग नहीं कहा गया है, परंतु प्रचलन में यहाँ इस शब्द का प्रयोग हो रहा है। समझ गए? राष्ट्रपति के संदर्भ में ही हम महाभियोग का शब्द का प्रयोग करेंगे, उसके अलावा किसी अन्य पर ऐसा प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, तो ये तो आज की क्लास के बारे में हो गया।
अब हम लोग कल क्या पढ़ने वाले हैं, कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार क्या हैं और उनकी शक्तियाँ क्या हैं, ठीक है? तो ठीक है दोस्त, फिर आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी चीज़ें कल की क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।